सभी दर्शकों का आज के कार्यक्रम में स्वागत है। क्या ये संभव है कि यदि किसी पदार्थ को प्रकाश से प्रदीप्त किया जाए तो उसमें उपस्थित इलेक्ट्रॉन उत्सर्जित हो जाएं? जी हाँ, हम जानते हैं कि यदि प्रकाश संवेदी पदार्थ को एक निश्चित आवृत्ति के प्रकाश से प्रदीप्त करें तो इलेक्ट्रॉन उत्सर्जित होते हैं और इस परिघटना को प्रकाश विद्युत प्रभाव कहते हैं। हम इस बात से भली भांति अवगत हैं कि प्रकाश एक वैद्युत चुंबकीय तरंग है, जिसका अर्थ है कि प्रकाश विद्युत एवं चुंबकीय क्षेत्र से मिलकर बना है और ये जिस आकाशीय क्षेत्र में फैली होती है वहाँ ऊर्जा का संतत वितरण होता है। प्रकाश की तरंग प्रकृति 19वीं शताब्दी के अंत तक स्थापित हो गई थी। व्यतिकरण, विवर्तन तथा ध्रुवन की घटनाओं से प्रकाश के तरंग चित्र की स्वाभाविक एवं संतोषजनक रूप में व्याख्या की जा चुकी है। आज के कार्यक्रम में हम ये जानने का प्रयास करेंगे कि प्रकाश के तरंग चित्रण द्वारा प्रकाश विद्युत उत्सर्जन संबंधी प्रेक्षणों की व्याख्या की जा सकती है या नहीं। तरंग चित्रण के अनुसार धातु के पृष्ठ पर विकिरण की किरण पुंज पड़ने पर स्वतंत्र इलेक्ट्रॉन विकृत ऊर्जा संतत रूप में अवशोषित करते हैं और जितनी अधिक प्रकाश की तीव्रता होगी उतना ही अधिक वैद्युत तथा चुंबकीय क्षेत्रों का आयाम होगा, जिसके परिणाम स्वरूप प्रत्येक इलेक्ट्रॉन उतनी ही अधिक ऊर्जा अवशोषित करेगा। क्या आप जानते हैं कि तरंग चित्रण के अनुसार प्रकाशिक इलेक्ट्रॉन की उच्चतम गतिज ऊर्जा आपतित प्रकाश की तीव्रता को बढ़ाने पर बढ़ती है तथा चाहे प्रकाश की आवृत्ति कुछ भी हो, एक पर्याप्त तीव्र विकिरण किरण पुंज इलेक्ट्रॉनों को इतनी पर्याप्त ऊर्जा देने में समर्थ होगा कि उसके धातु पृष्ठ से बाहर निकलने के लिए आवश्यक न्यूनतम ऊर्जा से अधिक होगी। प्रकाश के तरंग चित्रण में देहली आवृत्ति का कोई अस्तित्व नहीं है। क्या तरंग सिद्धांत की ये प्रागुक्तियां प्रकाश विद्युत प्रभाव के प्रेक्षणों को समर्थन कर रहा है? जी नहीं। जैसा कि हम जानते हैं, प्रकाश विद्युत प्रभाव के प्रायोगिक अध्ययन में ये पाया गया है कि किसी दिए गए प्रकाश संवेदी पदार्थ और आपतित विकिरण की आवृत्ति जो देहली आवृत्ति से अधिक हो, उसकी प्रकाश विद्युत धारा आपतित प्रकाश की तीव्रता के अनुक्रमानुपाती होती है। अर्थात प्रकाश विद्युत धारा का मान आपतित प्रकाश की तीव्रता पर निर्भर नहीं करता तथा किसी दिए गए प्रकाश संवेदी पदार्थ के लिए एक निश्चित न्यूनतम अंतक आवृत्ति होती है, जिसे देहली आवृत्ति कहते हैं। इस आवृत्ति के नीचे प्रकाशिक इलेक्ट्रॉनों का कोई उत्सर्जन नहीं होता, चाहे आपतित प्रकाश कितना भी तीव्र क्यों ना हो। इसका अर्थ है कि तरंग सिद्धांत की प्रागुक्तियां प्रकाश विद्युत प्रभाव के प्रेक्षणों का सीधे विरोध करता है। आइए अब तक के चर्चित तरंग चित्रण की प्रागुक्तियों के अतिरिक्त एक और प्रागुक्ति के बारे में जानते हैं। तरंग चित्रण में इलेक्ट्रॉन द्वारा ऊर्जा का संतत अवशोषण विकिरण के पूरे तरंगाग्र पर होता है, क्योंकि एक बड़ी संख्या में इलेक्ट्रॉन ऊर्जा अवशोषित करते हैं। अतः प्रति इलेक्ट्रॉन प्रति इकाई समय में अवशोषित ऊर्जा बहुत कम होगी। इसका अर्थ है कि एक इलेक्ट्रॉन के लिए कार्यफलन को पार कर धातु से बाहर निकल आने के लिए पर्याप्त ऊर्जा जुटाने में कई घंटे अथवा और भी अधिक समय लग सकता है। परंतु प्रकाश विद्युत प्रभाव के प्रेक्षण में ये देखा गया है कि प्रकाश विद्युत उत्सर्जन तो तात्क्षणिक होता है, जो कि तरंग चित्रण की प्रागुक्ति के अनुसार बिल्कुल विपरीत है। इस चर्चा से हम क्या निष्कर्ष निकाल सकते हैं? इसका अर्थ है ये कि तरंग चित्रण द्वारा प्रकाश विद्युत उत्सर्जन के
अत्यंत मूल लक्षणों की व्याख्या नहीं हो सकती। आइए अब प्रकाश विद्युत प्रभाव की चर्चा को विस्तृत रूप से करने के लिए आइंस्टाइन के प्रकाश विद्युत समीकरण को जानते हैं। सन 1905 में एल्बर्ट आइंस्टाइन द्वारा प्रकाश विद्युत प्रभाव की व्याख्या के लिए वैद्युत चुंबकीय विकिरण के मौलिक रूप से एक चित्रण प्रस्तावित किया गया। इस चित्रण की सबसे महत्वपूर्ण बात ये थी कि प्रकाश विद्युत उत्सर्जन विकिरण से संतत ऊर्जा अवशोषण के द्वारा नहीं होता, बल्कि विकिरण ऊर्जा विविध इकाइयों से बनी होती है जो विकिरण की ऊर्जा के क्वांटा कहलाती है। इस विकिरण ऊर्जा के प्रत्येक क्वांटा की ऊर्जा h न्यू होती है। यहाँ h प्लांक स्थिरांक है और न्यू प्रकाश की आवृत्ति है। प्रकाश विद्युत प्रभाव में एक इलेक्ट्रॉन विकिरण के एक क्वांटम की ऊर्जा अवशोषित करता है। अब प्रश्न ये है कि प्रकाश विद्युत उत्सर्जन किस स्थिति में संभव है? इलेक्ट्रॉन को धातु की सतह से बाहर निकलने के लिए ऊर्जा का अवशोषित क्वांटम धातु की निम्नतम आवश्यक ऊर्जा से अधिक होना चाहिए, जिसे हम कार्य फलन कहते हैं। ये बताने का प्रयास करें कि यदि अवशोषित ऊर्जा h न्यू है तथा कार्य फलन फाई नॉट है, तब उत्सर्जित इलेक्ट्रॉन की अधिकतम गतिज ऊर्जा कितनी होगी? तो यदि h न्यू में से फाई नॉट ऊर्जा कार्य फलन में उपयोग हो जाए तो उत्सर्जित इलेक्ट्रॉन की गतिज ऊर्जा हम कुछ इस प्रकार से व्यक्त करेंगे कि k उच्च बराबर h न्यू घटा फाई नॉट, और ये समीकरण आइंस्टाइन का प्रकाश विद्युत समीकरण कहलाता है। यदि इलेक्ट्रॉन धातु में अधिक दृढ़ता से आबद्ध होते हैं तो इन इलेक्ट्रॉनों की गतिज ऊर्जा अपने अधिकतम मान से कम होती है। ये ध्यान देने वाली बात है कि किसी आवृत्ति के प्रकाश की तीव्रता प्रति सेकंड आपतित फोटोनों की संख्या द्वारा निर्धारित होती है और तीव्रता बढ़ाने पर प्रति सेकंड उत्सर्जित इलेक्ट्रॉनों की संख्या बढ़ती है, और वहीं उत्सर्जित प्रकाशिक इलेक्ट्रॉनों की अधिकतम गतिज ऊर्जा प्रत्येक फोटोन की ऊर्जा द्वारा निर्धारित होती है। आइए अब आइंस्टाइन का प्रकाश विद्युत समीकरण से देखते हैं कि प्रकाश विद्युत प्रभाव से संबंधित सभी प्रेक्षणों को एक सरल एवं परिष्कृत ढंग से कैसे प्रस्तुत किया जा सकता है। इस समीकरण के अनुसार प्रेक्षण के अनुरूप k उच्च आवृत्ति न्यू पर रैखिकत निर्भर करती है। ये विकिरण की तीव्रता पर निर्भर नहीं करती। इसका कारण क्या है? ऐसा इसलिए है क्योंकि आइंस्टाइन के चित्रण में प्रकाश विद्युत प्रभाव एकल इलेक्ट्रॉन द्वारा विकिरण के एकल क्वांटम के अवशोषण से उत्पन्न होता है। अब ध्यान देने वाली बात है कि विकिरण की तीव्रता जो ऊर्जा क्वांटमों की संख्या प्रति इकाई क्षेत्रफल प्रति इकाई समय के अनुक्रमानुपाती होती है, इस मूल प्रक्रिया के लिए असंगत है। आइंस्टाइन के प्रकाश विद्युत समीकरण के अनुसार k उच्च ऋण राशि नहीं हो सकती, तो इससे ये अंतर्निहित है कि प्रकाश विद्युत उत्सर्जन तभी संभव है जब h न्यू फाई नॉट से बड़ा हो, यानी कि h न्यू नॉट से बड़ा हो, अर्थात न्यू नॉट से बड़ा हो। इसका अर्थ ये है कि कार्यफलन के अधिक मान के लिए प्रकाशिक इलेक्ट्रॉन उत्सर्जित करने के लिए आवश्यक न्यूनतम अथवा देहली आवृत्ति का मान अधिक होगा। इस प्रकार एक देहली आवृत्ति अस्तित्व में होती है। यदि आपतित प्रकाश की आवृत्ति देहली आवृत्ति से कम होगी तो प्रकाश विद्युत उत्सर्जन संभव नहीं है
और इस बात पर यह निर्भर नहीं करता कि विकिरण की तीव्रता कितनी अधिक है या कितनी देर तक धातु पृष्ठ पर यह पड़ रही है। आइंस्टाइन के चित्रण के अनुसार विकिरण की तीव्रता, जो कि ऊर्जा क्वांटा की संख्या प्रति इकाई क्षेत्रफल प्रति इकाई समय के अनुक्रमानुपाती होती है, यहाँ जितनी अधिक संख्या में ऊर्जा क्वांटा उपलब्ध होंगे उतनी ही अधिक संख्या में इलेक्ट्रॉन ऊर्जा क्वांटा का अवशोषण करेंगे और इसीलिए धातु से बाहर आने वाले इलेक्ट्रॉनों की संख्या उतनी ही अधिक होगी। और हाँ, इसके लिए न्यू नॉट से बड़ा होना चाहिए। इससे ये स्पष्ट होता है कि इस स्थिति में प्रकाश विद्युत धारा आपतित प्रकाश की तीव्रता के अनुक्रमानुपाती है। एक और महत्वपूर्ण बात यह है कि आइंस्टाइन के चित्रण में प्रकाश विद्युत प्रभाव में एक इलेक्ट्रॉन के द्वारा प्रकाश के एक क्वांटम का अवशोषण मूल प्राथमिक प्रक्रिया होती है और ये प्रक्रिया तात्क्षणिक होती है। चाहे तीव्रता अथवा विकिरण क्वांटा की संख्या कितनी भी हो, प्रकाश विद्युत उत्सर्जन तात्क्षणिक ही होगा। कम तीव्रता में भी उत्सर्जन में विलंब नहीं होगा क्योंकि मूल प्राथमिक प्रक्रिया वही रहेगी। आपको याद दिला दें कि तीव्रता से केवल ये निर्धारित होता है कि कितने इलेक्ट्रॉन एक प्राथमिक प्रक्रिया में भाग ले सकते हैं और ये भाग ले सकने वाले इलेक्ट्रॉनों की संख्या से ही प्रकाश विद्युत धारा के परिमाण का निर्धारण होता है। हम जानते हैं कि प्रकाश विद्युत प्रभाव के प्रायोगिक अध्ययन से हमें भिन्न धातुओं के लिए आपतित विकिरण की आवृत्ति तथा संबंधित विरोधी विभव के बीच का ग्राफ कुछ इस तरीके से मिलता है। आइए आइंस्टाइन के प्रकाश विद्युत समीकरण से समझते हैं कि ये ग्राफ हमें रैखिक क्यों प्राप्त होता है। अब जैसा कि हम जानते हैं कि k उच्च h न्यू घटा फाई नॉट के बराबर होता है और k उच्च का मान ई वी नॉट होता है, इसलिए हम इस समीकरण को कुछ इस प्रकार से लिख सकते हैं, ई वी नॉट बराबर एच न्यू घटा फाई नॉट। और ये ध्यान दें कि यहाँ पर न्यू नॉट के बराबर या उससे बड़ा है, अथवा वी नॉट को h बटे ई न्यू घटा फाई नॉट बटे ई के बराबर लिखा जा सकता है। इस परिणाम से हमें ये पता चलता है कि वी नॉट के विरुद्ध न्यू का वक्र एक सरल रेखा होगी जिसका ढलान h बटे ई के बराबर होगा। क्या ये ढलान पदार्थ की प्रकृति पर निर्भर करता है? जी नहीं, ये एक नियतांक है जो एक पदार्थ की प्रकृति पर निर्भर नहीं करता। इससे एक रोचक प्रयोग जुड़ा हुआ है, आइए इसके विषय में जानते हैं। 1906 से 1916 के मध्य मिलिकन ने आइंस्टाइन के प्रकाश विद्युत समीकरण को असत्यापित करने के लिए प्रकाश विद्युत प्रभाव पर प्रयोगों की श्रृंखला की। मिलिकन ने सोडियम के साथ प्रयोग किया और ग्राफ के अनुरूप एक सरल रेखा प्राप्त कर उसका ढलान मापा। इसके पश्चात E के ज्ञात मान का उपयोग कर उसने प्लांक स्थिरांक h का मान निर्धारित किया और इसका ज्ञात मान 6.626 गुणा 10 की घात ऋण 34 जूल सेकंड के बराबर था। एक भिन्न संदर्भ में भी प्रयोग करने पर इसका मान यही पाया गया जो आइंस्टाइन के प्रकाश विद्युत समीकरण से प्राप्त हुआ। और यहाँ रोचक बात यह है कि 1916 में मिलिकन ने आइंस्टाइन के प्रकाश विद्युत समीकरण को असत्यापित करने के स्थान पर उसकी सत्यता स्थापित कर दी। तो अब तक की चर्चा से ये स्थापित हो गया है कि प्रकाश किसी द्रव्य के साथ अन्योन्य क्रिया में इस प्रकार व्यवहार करता है जैसे ये क्वांटा
अर्थात ऊर्जा के पैकेट का बना हो और प्रत्येक पैकेट की ऊर्जा h न्यू है। आइए इस कार्यक्रम के अंतिम भाग में हम प्रकाश की कणीय प्रकृति से जुड़ी कुछ अवधारणाओं को समझते हैं। इसके लिए एक प्रश्न का उत्तर देने का प्रयास करें। क्या प्रकाश ऊर्जा के क्वांटम को किसी कण से संबद्ध किया जा सकता है? इस संबंध में आइंस्टाइन एक महत्वपूर्ण परिणाम पर पहुंचे और ये पाया कि प्रकाश क्वांटम को संवेग से संबद्ध किया जा सकता है। ऊर्जा के साथ साथ संवेग का निश्चित मान इसका प्रबल सूचक है कि प्रकाश क्वांटम को कणों से संबद्ध किया जा सकता है और इस कण को फोटॉन का नाम दिया गया। और प्रकाश की कणीय प्रकृति की पुष्टि के लिए आइंस्टाइन के बाद भी कई वैज्ञानिकों ने प्रयोग किए। A.H. कॉम्पटन के इलेक्ट्रॉन द्वारा एक्स किरणों के प्रकीर्णन के प्रयोग से 1924 में प्रकाश के कण जैसे व्यवहार को पुनः पुष्ट किया गया। 1921 में सैद्धांतिक भौतिकी में योगदान तथा प्रकाश विद्युत प्रभाव के अपने कार्यों के लिए आइंस्टाइन को भौतिकी का नोबेल पुरस्कार प्रदान किया गया। और वहीं 1923 में विद्युत के मूल आवेश तथा प्रकाश विद्युत प्रभाव के अध्ययन हेतु किए गए कार्य के लिए मिलिकन को भी भौतिकी का नोबेल पुरस्कार प्रदान किया गया। आज की विस्तृत चर्चा के पश्चात हम वैद्युत चुंबकीय विकिरण के फोटॉन चित्रण का सारांश निम्नानुसार दे सकते हैं। सबसे पहले विकिरण के द्रव्य के साथ अन्योन्य क्रिया में विकिरण इस प्रकार व्यवहार करता है मानो ये कणों से बना हो, जिन्हें फोटॉन कहते हैं। प्रत्येक फोटॉन की ऊर्जा E बराबर h न्यू होती है और संवेग p तथा चाल c होती है। यहाँ c प्रकाश की चाल है। और वहीं 1923 में विद्युत के मूल आवेश तथा प्रकाश विद्युत प्रभाव के अध्ययन हेतु किए गए प्रयोगों के लिए मिलिकन को भी भौतिकी का नोबेल पुरस्कार प्रदान किया गया। आज की विस्तृत चर्चा के पश्चात हम वैद्युत चुंबकीय विकिरण के फोटॉन चित्रण का सारांश निम्नानुसार दे सकते हैं। सबसे पहले विकिरण के द्रव्य के साथ अन्योन्य क्रिया में विकिरण इस प्रकार व्यवहार करता है मानो ये कणों से बना हो, जिन्हें फोटॉन कहते हैं। प्रत्येक फोटॉन की ऊर्जा E बराबर h न्यू होती है और संवेग p तथा चाल c होती है। यहाँ c प्रकाश की चाल है। हमने ये भी समझा कि एक निश्चित आवृत्ति न्यू अथवा तरंग दैर्ध्य लैम्डा के सभी फोटॉनों की ऊर्जा E बराबर h न्यू बराबर hc बटे लैम्डा और संवेग p बराबर h न्यू बटे c बराबर h बटे लैम्डा एक समान होते हैं। और यहाँ विकिरण की तीव्रता चाहे जो भी हो, किसी दी गई तरंग के प्रकाश की तीव्रता बढ़ाने पर केवल किसी दिए गए क्षेत्र से गुजरने वाले प्रति सेकंड फोटॉनों की संख्या ही बढ़ती है और ऊर्जा एक समान रहती है। अतः फोटॉन की ऊर्जा विकिरण की तीव्रता पर निर्भर नहीं करती। फोटॉन विद्युत उदासीन होते हैं और विद्युत तथा चुंबकीय क्षेत्रों के द्वारा विक्षेपित नहीं होते। आपको बता दें कि फोटॉन कण संघट में कुल ऊर्जा तथा कुल संवेग संरक्षित रखते हैं। तथापि किसी संघट में फोटॉनों की संख्या संरक्षित नहीं रहती। फोटॉन अवशोषित हो सकता है अथवा एक नया फोटॉन सृजित हो सकता है। आज के कार्यक्रम में हम देख चुके हैं कि प्रकाश विद्युत प्रभाव से विकिरण के इस प्रकार का व्यवहार पता चलता है कि मानो ये कणों के गुच्छ अर्थात फोटॉनों से बना हो। इस बात का प्रमाण हमें आइंस्टाइन के
प्रकाश विद्युत समीकरण के अध्ययन से भी मिला। और हम पहले ही जानते हैं कि प्रकाश की तरंग प्रकृति व्यतिकरण, विवर्तन तथा ध्रुवन की परिघटनाओं से दृष्टिगोचर होती है। अब अध्ययन का विषय ये है कि हम प्रकाश के कौन से चित्रण, तरंग या कण का प्रयोग सर्वाधिक रूप से करेंगे अथवा कौन सा चित्रण महत्वपूर्ण है। आज इन रोचक प्रश्नों के उत्तर खोजने का प्रयास करें और अध्ययन को अपने साथियों के साथ साझा करें। धन्यवाद।